नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एंड थर्मल फिजिक्स की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स इन के कंपार्टमेंट्स ऑफ अनइक्वल साइज की बात करेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि ये जो स्टैटिस्टिकल एंड थर्मल फिजिक्स का पेपर है बीएससी सेकेंड ईयर का, मैं बिल्कुल सिलेबस के हिसाब से पढ़ा रहा हूं और ये पूरा सिलेबस जो है वो हिमाचल प्रदेश के सभी कॉलेजेस में सेम है। तो किसी भी कॉलेज के बच्चे जो हैं इस लेक्चर्स का फायदा जो है वो ले सकते हैं। जो स्टैटिस्टिकल और थर्मल फिजिक्स की हम बात कर रहे थे, आज यदि हमारे पास एन डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हों, अलग अलग पार्टिकल्स हों, और उनको यदि हम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहें के कंपार्टमेंट्स में, मगर वो जो कंपार्टमेंट्स हैं वो अनइक्वल साइज के हैं, इक्वल साइज के नहीं हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके ऊपर डिस्कस करने से पहले कुछ इससे रिलेटेड बेसिक बात कर लेते हैं। स्टैटिक एंड डायनेमिक सिस्टम। सबसे पहली बात, हम सिस्टम किसे कहते हैं? जो सिस्टम है क्या चीज होती है? सिस्टम एनी ऑब्जेक्ट और ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट और ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर स्टडी। किसी चीज को हम स्टडी करना चाहते हैं या कोई ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट है जिसको हम स्टडी करना चाहते हैं, उसको हम जो है सिस्टम कहते हैं। सिस्टम मतलब जो भी चीज है जिसको आप स्टडी कर रहे हैं वो सिस्टम कहलाएगा। कुछ एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं, जैसे मान लो ए जार फिल्ड विद गैस। ये बॉक्स या जार है और उसको आपने जो है वो फिल्ड किया हुआ है गैस के साथ, या आप इस तरह से कोई सिस्टम ले सकते हैं। ये बॉक्स है और इस बॉक्स जो है ये किसी गैस के साथ जो फिल किया हुआ है। आप इन गैसेस के एटम्स की, मॉलिक्यूल्स की एनर्जी, वेलोसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन, मोमेंटम, इसकी बात करना चाहते हैं। तो ये जो भी सिस्टम हुआ, जो गैस से भरा हुआ जार है, उसे हम जो है वो एक सिस्टम कहेंगे। या हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, ए बॉक्स फिल्ड विद बॉल। ए बॉक्स फिल्ड विद बॉल्स, कि मान लीजिए हमारे पास एक बॉक्स है और ये बॉक्स जो है इसके अंदर बॉल्स हैं, डिफरेंट कलर्स के बॉल्स हैं, और हम इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको स्टडी करना चाहते हैं। तो ये भी एक अपने आप में सिस्टम कहलाएगा। यदि हम जनरल एग्जांपल ले अपनी डेली लाइफ से, कि द स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी सेकेंड ईयर, स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी सेकेंड ईयर, आपके कॉलेज में जहां भी आप पढ़ते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज चंबा है, गवर्नमेंट कॉलेज शाहपुर है, कहीं पर भी है, तो जो स्टूडेंट्स हैं ओनली जो बीएससी सेकेंड ईयर के हैं, यदि बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स का हम बिहेवियर स्टडी करना चाहें, हम उनका अचीवमेंट लेवल स्टडी करना चाहें, हम उनका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड स्टडी करना चाहें, हम उनका कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड स्टडी करना चाहें, तो जो बीएससी सेकेंड ईयर की क्लास है, आउट ऑफ होल कॉलेज, हमने पूरे कॉलेज में से सिर्फ बीएससी सेकेंड ईयर की क्लास को चूज किया है। ये हमारे स्टडी ग्रुप है, ये हमारा अंडर कंसिडरेशन है, तो इसको हम जो है वो सिस्टम कहेंगे। तो सिंपल कहें, सिस्टम जो है वो कोई भी ऑब्जेक्ट, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, जो भी जिसको हम स्टडी करना चाहते हैं उसको हम जो है वो सिस्टम कहते हैं। अब यहां से सिस्टम जो है वो दो तरह का होता है, एक हम कहते हैं स्टैटिक सिस्टम और एक हम कहते हैं डायनेमिक सिस्टम। पहले हम स्टैटिक सिस्टम की बात करते हैं। जो स्टैटिक सिस्टम है ये वो सिस्टम होता है जिसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो अपनी ही स्टेट में रहते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर एट रेस्ट। जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो रेस्ट में होते हैं, या वो वहीं पर होते हैं जो उसकी पर्टिकुलर माइक्रो स्टेट है वो वहीं पर रहेंगे,
वो अपने आप जो है वो अपनी स्टेट को या अपनी पोजीशन को जो है वो चेंज नहीं करते हैं। हम ये कह सकते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं, जो भी कांस्टेंट पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स डू नॉट चेंज देयर, वो अपनी पोजीशन को, सबसे पहली बात जो उनकी पोजीशन है उस पोजीशन को वो चेंज नहीं करेंगे, और वो जो पोजीशन है वो अपने कंपार्टमेंट में तो नहीं चेंज करेंगे, वो दूसरे कंपार्टमेंट में भी नहीं जा सकते ड्यू टू इंटर पार्टिकल या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। उन पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्सेस होंगी, उन फोर्सेस की वजह से वो अपने आप जो है अपनी पोजीशन जो है उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। ये वो तभी चेंज करेंगे ओनली बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। यदि कोई बाहर से जो है हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तभी जो है ये अपनी स्टेट को जो है वो चेंज करते हैं। तो इस तरह का सिस्टम, इसको हम स्टैटिक सिस्टम कहते हैं। हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टॉसिंग ऑफ कॉइन्स। आपने क्या किया कि कॉइन्स ले लिए, सपोज करो कि आप 10 कॉइन्स ले लिया आपने, और आप उन 10 कॉइन्स को जो है वो टॉस कर रहे हैं। और यहां पे हम ये ले लेते हैं कि ये हमने एक बॉक्स ले लिए, इक्वल साइज की 2 बॉक्स है, हमने 10 कॉइन्स को इन बॉक्स के ऊपर उछाला और मान लो 4 यहां पे गिरे और 6 जो है वो यहां पे गिरे। तो अब ये जो 4 यहां पे है ये यहीं पे रहेंगे, जो 6 यहां पे है यहीं पे रहेंगे, जब तक आप इनको खुद हाथ से निकाल करके दोबारा से टॉस नहीं करते। तो इस तरह का सिस्टम जिसमें जो पार्टिकल जिस बॉक्स में है उसी में रहे, वो अपनी अरेंजमेंट बॉक्स के अंदर और एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में खुद अपने आप चेंज ना कर पाए, उनको हम जो है वो स्टैटिक सिस्टम कहते हैं। अब हम दूसरी सिस्टम की बात करते हैं, इट इज कॉल्ड एज द डायनेमिक सिस्टम। डायनेमिक का मतलब होता है जो चेंज करे। तो इस तरह का सिस्टम जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स changes their position या माइक्रोस्टेट, changes their position और माइक्रोस्टेट एज वेल एज मैक्रोस्टेट। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि वो जो पार्टिकल्स हैं उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है एक बॉक्स के अंदर वो भी चेंज होगी, और साथ में वो एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में भी जा सकते हैं। तो इस तरह का जो सिस्टम होगा उसको हम जो है डायनेमिक सिस्टम जो है वो कहते हैं। तो यहां पे जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं वो इंटरनल फोर्स और या एक्सटर्नल फोर्स, दोनों फोर्सेस की वजह से जो अपनी पोजीशन है वो चेंज है वो कर लेते हैं। सिंपल एग्जांपल यदि हम लें कि मान ले हमारे पास इस तरह से एक सिस्टम है विच इज डिवाइडेड इनटू 2 बॉक्सेस, और यहां पे बीच में जो है वो एक परमेएबल मेम्ब्रेन है। परमेएबल मेम्ब्रेन का मतलब ये हुआ कि जो पार्टिकल्स हैं इस बॉक्स के एक तरफ, वो इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जो है वो दूसरी तरफ जा सकते हैं। जैसे दुपट्टा या इस तरह से जो पतली झिल्ली है कोई, वो हम यहां पे बीच में लगा रहे हैं। तो यदि हम इस सिस्टम को हिला दें, डिस्टर्ब कर दें, मिक्स करने की कोशिश करें, तो हो सकता है कि उससे कुछ पार्टिकल यहां से इस तरफ चले जाए, कुछ यहां से इस तरफ चले जाए, या खुद भी जो पार्टिकल्स हैं वो अपने आप एक साइड से दूसरी साइड या दूसरी साइड से इस साइड जाने की कोशिश करते रहेंगे। तो इस तरह का जो सिस्टम होता है जिसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं विद इन द बॉक्स या एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में अपनी पोजीशन को चेंज करते रहते हैं, उनको हम जो है वो डायनेमिक सिस्टम जो है वो कहते हैं। तो हमने कहा कि पहले सिस्टम क्या होता है, उसके बाद हमने बात किया कि स्टैटिक और डायनेमिक सिस्टम क्या होता है। अब हम इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ डायनेमिक सिस्टम की बात करेंगे। स्टैटिस्टिक्स में जनरली हम इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ डायनेमिक सिस्टम को लेकर ही स्टडी करते हैं। तो ये इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ डायनेमिक सिस्टम क्या होती है? बेसिकली इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ डायनेमिक सिस्टम जो है इसको हम मोस्ट प्रोबेबल स्टेट, जो मोस्ट
प्रोबेबल स्टेट ऑफ ए डायनेमिक सिस्टम। मैंने कहा कि कोई भी डायनेमिक सिस्टम है वो चेंज होता रहता है। यदि वो चेंज होता रहेगा तो उसकी डिफरेंट माइक्रो स्टेट्स या डिफरेंट मैक्रो स्टेट्स होंगी। तो उन डिफरेंट माइक्रो या मैक्रो स्टेट्स में जो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी वाली स्टेट होगी, मोस्ट प्रोबेबल स्टेट होगी, उसकी हम जो है वो बात करेंगे। और वो जो स्टेट होती है उसको हम इक्विलिब्रियम वाली स्टेट कहते हैं। जो मोस्ट प्रोबेबल वाली स्टेट होगी वो होगी जिसमें दोनों सिस्टम के बीच में जो है वो इक्विलिब्रियम होगा। ये हम मान लेते हैं कि मान लो ये हमारे पास सिस्टम है और ये बीच में जो है वो एक मेम्ब्रेन लगी है और जो पार्टिकल्स हैं वो यहां से इस तरफ और ये वाले जो है वो इस तरफ आ जा सकते हैं। मींस जो सिस्टम है वो चेंज हो रहा है। जब आप इसको डिस्टर्ब करेंगे, डिस्टर्ब करने के बाद छोड़ देंगे, छोड़ने के बाद जो है यहां से इस तरफ पार्टिकल आएंगे, यहां से इस तरफ आएंगे और कुछ देर के बाद जो है एक इक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन जो है वो अराइज हो जाएगी। इक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन का मतलब ये हुआ कि जो 50% पार्टिकल्स हैं वो एक कंपार्टमेंट में होंगे लगभग, और 50% पार्टिकल्स हैं वो दूसरे कंपार्टमेंट में जो है वो होंगे। तो ये सिस्टम जो है वो अपने आप ही इक्विलिब्रियम जो है वो अटेन करने की कोशिश करेगा। तो जनरली जब भी हम फिजिक्स में या स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में कोई डिस्कशन करते हैं तो हम यहां पे इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ ए डायनेमिक सिस्टम, इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ ए डायनेमिक सिस्टम एज्यूम करके जो है वो डिस्कशन करते हैं। ये जो इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ डायनेमिक सिस्टम होती है ये तब ज्यादा सूटेबल होती है जब हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल हो। जब लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे और उस केस में अप्रॉक्सीमेटली जो 50% पार्टिकल्स हैं वो एक स्टेट में रहेंगे और 50% पार्टिकल्स जो है वो दूसरे स्टेट में रहेंगे। और जब पार्टिकल्स का नंबर जो है वो बहुत ज्यादा होगा तो उस समय जो एरर है वो बहुत कम होगा, वेरी लेस सिग्निफिकेंट एरर। तो एरर जो है वो कैलकुलेशन में बहुत कम आएगा, इसलिए हम जनरली इक्विलिब्रियम वाली स्टेट को जो है वो लेते हैं। और जो प्रॉपर्टीज है सिस्टम की वो इसी समय जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं जो एग्जैक्ट के साथ जो है वो मैच करती है। तो हम कुल मिला के ये कह सकते हैं कि डायनेमिक सिस्टम वो होता है जिसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो लगातार इंटरनल या एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में या विद इन बॉक्स अपनी पोजीशन को चेंज करते रहते हैं। क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में हम लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स को स्टडी करते हैं, तो जब हम लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स को लेंगे तो उसमें एक स्टेट ऐसे आती है जिसको मोस्ट प्रोबेबल स्टेट कहते हैं, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली जो हाफ ऑफ द पार्टिकल्स हैं वो एक बॉक्स में होंगे और हाफ ऑफ द पार्टिकल जो है वो दूसरे। उस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन को हम इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। और जब भी हम स्टैटिस्टिक्स में कोई डिस्कशन करते हैं तो जनरली हम ये मान के चलते हैं कि जो हम सिस्टम ले रहे हैं वो इक्विलिब्रियम स्टेट है किसी डायनेमिक सिस्टम की। इससे जो एरर आने के चांसेस हैं वो बहुत कम रहते हैं। तो सिस्टम और स्टैटिक सिस्टम, डायनेमिक सिस्टम और इक्विलिब्रियम ऑफ ए डायनेमिक सिस्टम, ये कुछ बेसिक बातें डिस्कस करने के बाद हम असली बात पे आते हैं जो हम आज डिस्कस करना चाहते हैं। इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स इन के कंपार्टमेंट्स ऑफ अनइक्वल साइज। इसमें बेसिक क्या है कि हमारे पास n पार्टिकल्स हैं मगर वो पार्टिकल जो है वो डिस्टिंग्विशेबल हैं, मतलब उन पार्टिकल्स को आप अलग अलग पहचान सकते हैं, वो डिफरेंट हैं। डिस्टिंग्विशेबल मतलब डिफरेंट हैं। और इन n पार्टिकल्स को आप के कंपार्टमेंट में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मगर कंडीशन क्या है, जो कंपार्टमेंट्स हैं वो अनइक्वल साइज के हैं, पहले हम जो भी डिस्कशन करते रहे हैं उसमें हम ये मानते रहे कि जो बॉक्सेस हैं दे आर ऑफ इक्वल साइज। जब यहां पे अनइक्वल साइज के हैं, ये देख रहे हैं ये के कंपार्टमेंट है, ये पूरा हमारा सिस्टम है और सिस्टम में ये के फर्स्ट कंपार्टमेंट है, आप देख रहे हैं इसका साइज बड़ा है। ये दूसरे वाला कंपार्टमेंट है, इसका साइज छोटा है। तीसरे वाले का कुछ और है, फोर्थ का कुछ और है।
क्योंकि ये जो कंपार्टमेंट्स हैं ये अनइक्वल साइज के हैं, इसका मतलब जो प्रियोरी प्रोबेबिलिटी होगी वो बराबर नहीं होगी। तो नो इक्वल और सेम प्रियोरी प्रोबेबिलिटी, ये सबसे बड़ी जो है वो प्रॉब्लम है। क्योंकि हम पहले जब दो बॉक्सेस में पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट करते थे तो उसकी जो प्रियोरी प्रोबेबिलिटी वो बराबर होती थी, इस बात के चांसेस बराबर होते थे कि एक बॉक्स में कितने पार्टिकल जाएंगे और दूसरे बॉक्स में कितने जाएंगे। मगर अब क्योंकि साइज सेम नहीं है, साइज छोटा बड़ा है, तो जब साइज छोटा बड़ा होगा तो उनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम नहीं होगी। तो ये जो समस्या है कि उनकी जो प्रोबेबिलिटी सेम नहीं है, इस चीज को दूर करने के लिए हम एक और कंसेप्ट यूज करते हैं, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्स ऑफ इक्वल साइज। सेल्स ऑफ इक्वल साइज, हम क्या करते हैं कि ये जो डिफरेंट कंपार्टमेंट से इन कंपार्टमेंट्स को हम छोटी छोटी सेल्स में जो है वो डिवाइड कर देते हैं। मगर वो जो सेल्स आपने डिवाइड की है उसमें जो सेल का साइज है वो छोटा हो सकता है। साइज ऑफ ए सेल में बी वेरी स्मॉल, बहुत छोटा हो सकता है, बट इक्वल, मगर सभी सेल्स का जो साइज है वो बराबर होगा। तो आप देख रहे हैं कि इसको जब हम बराबर सेल्स में डिवाइड करते हैं तो ये G1 इसको ड्राइव किया, K1 कंपार्टमेंट को फर्स्ट को डिवाइड किया तो यहां G1 सेल्स आ गई, मान लो यहां 20 आ गई। फिर ये दूसरे वाला सेल है, इसको डिवाइड किया तो यहां 15 सेल्स बनी। ये तीसरे वाला है, इसको डिवाइड किया तो मान लो यहां 25 बनी, और ये फोर्थ यहां G4 सेल्स बनी। क्योंकि जो कंपार्टमेंट्स हैं वो छोटे बड़े थे, मगर जब हम इक्वल साइज की सेल्स में उनको डिवाइड करते हैं तो सेल्स का नंबर तो कम ज्यादा हो सकता है, मगर हर एक सेल का जो साइज है वो बराबर होगा। जब सेल का साइज बराबर होगा, इसका मतलब हर एक सेल की जो प्रोबेबिलिटी है किसी भी कंपार्टमेंट का हो, वो प्रोबेबिलिटी जो है वो इक्वल होगी। तो हम ये कह सकते हैं यहां पे कि इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ एवरी सेल, यहां पे जो हर एक सेल है उसकी जो प्रियोरी प्रोबेबिलिटी है वो बराबर है। तो जो हमारे पास अनइक्वल साइज की समस्या आ रही थी, उस समस्या को दूर करने के लिए जब हम उस सभी कंपार्टमेंट्स को बराबर साइज वाली सेल्स में डिवाइड करते हैं तो वो चीज जो है वो दूर हो जाती है। अब हम यहां से जो बेसिक प्रॉब्लम है उसको हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो है वो n डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं। मान लो हमने क्या किया है कि उनको डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया। फर्स्ट सेल में N1 पार्टिकल, फर्स्ट कंपार्टमेंट में N1 पार्टिकल गए, दूसरे में N2 गए, तीसरे में N3 गए, और उस तरह से इन सभी को यदि हम ऐड करें तो Nk शुड बी इक्वल टू द N, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे। अब मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ सेल्स जो है वो G हैं। G1 जो है वो फर्स्ट कंपार्टमेंट में है, G2 नंबर ऑफ सेल्स इन द सेकंड कंपार्टमेंट, G3 इट इज द नंबर ऑफ सेल्स इन द थर्ड कंपार्टमेंट, एंड Gk इट इज द नंबर ऑफ सेल्स इन kth कंपार्टमेंट। अब हम इन n पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं G सेल्स के अंदर। जब हम इनको इसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यहां से हम इसको ऐसे ले सकते हैं, ये फर्स्ट कंपार्टमेंट है और इसकी G1 सेल्स है। मान लो हमने क्या किया कि पहले इस फर्स्ट कंपार्टमेंट की बात करते हैं जो सामने है। मान लो फर्स्ट कंपार्टमेंट में N1 पार्टिकल्स गए, और इन N1 पार्टिकल्स को जब हम फर्स्ट कंपार्टमेंट में डालना चाहते हैं जिसके अंदर जो है वो G1 सेल्स हैं। जो फर्स्ट कंपार्टमेंट है, ये फर्स्ट कंपार्टमेंट है पूरा, इसको हमने सेल्स में डिवाइड किया और इसमें G1 सेल्स हैं। तो N1 पार्टिकल को हम G1 सेल्स में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो N1 में से मान लो हमने क्या किया कि फर्स्ट पार्टिकल लिया, पहला पार्टिकल लिया। जब हम इस पहले पार्टिकल को फर्स्ट कंपार्टमेंट के अंदर रखेंगे तो फर्स्ट कंपार्टमेंट के अंदर G1 सेल्स हैं। इसका मतलब वो या तो फर्स्ट सेल में जा सकता है, दूसरे में जा सकता है, तीसरे में जा सकता है। तो G1 है, इसका मतलब G1 अरेंजमेंट विद इन द फर्स्ट कंपार्टमेंट जो है वो पॉसिबल है।
फर्स्ट पार्टिकल लिया, हो सकता है वो यहां जाए, वो यहां जाए, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, वो कहीं पर भी जा सकता है। उसके बाद G1 ऑप्शंस हैं, तो जो फर्स्ट पार्टिकल आएगा उसके G1 अरेंजमेंट जो है वो हो सकते हैं। उसी तरह से यदि हम दूसरे पार्टिकल को ले आए, सेकंड पार्टिकल, जब सेकंड पार्टिकल आएगा तो उसके पास भी G1 अरेंजमेंट होंगे, क्योंकि इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि किसी कंपार्टमेंट में, किसी सेल में कितने पार्टिकल्स होंगे। तो जब दूसरा आएगा तो उसके पास भी सेम होगा, फर्स्ट में जाए, सेकंड में जाए, थर्ड में जाए, कहीं पर भी जा सकता है। इसका मतलब फॉर टू पार्टिकल, फर्स्ट पार्टिकल आया और सेकंड पार्टिकल आया, यदि हम उन दो पार्टिकल्स की बात करें तो फर्स्ट पार्टिकल जो है वो G1 वेज है, उसके पास ऑप्शंस हैं, जो दूसरे वाला है उसके पास भी G1 ऑप्शंस हैं, तो दोनों की मिलाकर के G1 स्क्वायर इतने ऑप्शंस जो है वो दोनों के पास हो गए। इसी तरह से आप थर्ड के लिए, फोर्थ के लिए और nth पार्टिकल्स के लिए ट्राई करें तो हम ये लिख सकते हैं कि भाई सिमिलरली फॉर n पार्टिकल्स, जो n पार्टिकल्स होंगे, सिमिलरली फॉर n पार्टिकल्स, ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं G1 रेज टू पावर n। इसका मतलब जो फर्स्ट कंपार्टमेंट था जिसके अंदर G1 सेल्स थी, उनमें जब हम n1 पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो G1 रेज टू पावर n इतने जो है वो वेज होंगे। मगर जब ये n1 पार्टिकल जो है वो किसी बॉक्स के आ गए तो उनका जो इंटरनल अरेंजमेंट होगा, वो जो n1 पार्टिकल्स हैं, n1 particles can be arranged among themselves, can be arranged among themselves within the box, within the compartment। उन कंपार्टमेंट्स में जब आप इसकी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो जो डिफरेंट अरेंजमेंट्स होंगे उनको हम कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले से निकालते हैं, जैसा हमने पहले बताया था। NCN1 टोटल पार्टिकल n है और जो बॉक्स के अंदर है वो n1 है, तो कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले से ये हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल एंड n माइनस n1 फैक्टोरियल। ये डिफरेंट तरह के n1 पार्टिकल्स के पॉसिबल अरेंजमेंट है अपने ही कंपार्टमेंट के अंदर अमंग द G1 सेल्स। इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि भी टोटल नंबर ऑफ वेज कितने तरीके से जो है वो हो सकता है, किसमें n1 पार्टिकल्स जो हमने चूज किए हैं आउट ऑफ n में से जो कितने लिए, n1 पार्टिकल्स लिए हैं, और जिनको हमने कहां डिस्ट्रीब्यूट करना है, फर्स्ट कंपार्टमेंट में, और उसमें क्या है, G1 सेल्स है। तो ये जो टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे इनको हम ऐसे लिख सकते हैं n फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल, इट इज n माइनस n1 फैक्टोरियल, और साथ में G1 रेज टू पावर n। ये जो G1 था रेज टू पावर n, इसको हमने जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल जो है इतने अरेंजमेंट्स जो है वो पॉसिबल हैं, n फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल और ब्रैकेट में n माइनस n1 फैक्टोरियल और G1 इंटू n। अब सेम चीज वैसे ही यदि हम सेकंड के लिए कहें, सिमिलरली यदि हम बात करते हैं सिमिलरली फॉर n2 पार्टिकल, जो सेकंड कंपार्टमेंट है उसमें n2 पार्टिकल्स हैं, G2 सेल्स हैं, ये सेकंड कंपार्टमेंट की बात हो रही है। तो इस तरह का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम सेकंड कंपार्टमेंट के लिए बात करें, नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पार्टिकल इन सेकंड कंपार्टमेंट, तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल। यहां पे हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं जो इनको हम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, इसमें दिस इज n2, इट इज n2 फैक्टोरियल। अब हम n2 है हमारे पास, और इसमें एक चीज और कि n माइनस n1 माइनस n2 फैक्टोरियल, क्योंकि पहले n थे और उस n में से हमने n1 निकाल लिए पहले फर्स्ट वाले डिस्ट्रीब्यूशन में, इसलिए अब हमारे पास कितने रहेंगे, n माइनस n1,
और उसमें से n2 को माइनस करेंगे, और यहां पे हमारे पास जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो G2 है, और ये रेज टू पावर जो है वो n2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास सेकंड के लिए डिस्ट्रीब्यूशन आ गई। अब इसी तरह से हम इसको जो है वो k पार्टिकल्स के लिए, थर्ड के लिए, n3 के लिए, n4 के लिए जो है वो निकाल सकते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, और उन सभी का टोटल यदि किया जाए, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ n पार्टिकल्स इन k कंपार्टमेंट जो हम निकालना चाहते थे। तो बेसिकली इसको हम थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी कहते हैं W। इट इज n1 फर्स्ट में, दूसरे में n2, तीसरे में n3 और लास्ट में nk। तो इन सभी टर्म्स को जो ऊपर से निकाली हैं, यदि इनको हम मल्टीप्लाई कर दें, इन टर्म्स को आपस में जो है वो इकट्ठा करके यदि हम लिख ले, तो ये हमारे पास जो इनकी वैल्यू आएगी इन जनरलाइज वे में, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इट इज n फैक्टोरियल अपॉन, जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो जो साथ वाली टर्म्स हैं वो टर्म्स जो है वो कैंसिल होती जाएंगी। जैसे यहां पे ये n1 है ये, और ये n2 है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पे जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहां पे जब आप सेकंड की बात करोगे तो यहां थोड़ा सा गलत हो गया, यहां भी नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो n नहीं है, ये क्या होंगे n माइनस n1। अब टोटल कितने थे, n माइनस n1 फैक्टोरियल। तो जब आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली टर्म इसका डिनोमिनेटर और ये वाला इसका न्यूमिनेटर, ये आपस में जो है वो कैंसिल हो जाएगा। या इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि पहले यदि हम 2 पार्टिकल्स के लिए एक्सटेंड करें और फिर हम इसको जो है वो एक्सटेंड करें तो n के लिए तब भी हो सकता है। तो इन सभी को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा n फैक्टोरियल, और यहां पे आएगा n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, सो ऑन, ये चला जाएगा nk फैक्टोरियल तक। और यहां ब्रैकेट में जो लास्ट टर्म रहेगी, बाकी तो कैंसिल हो जाएगा, n माइनस n1 माइनस n2 माइनस n3 सो ऑन, और यहां पे nk ये वैल्यू आएगी, और साथ में ये फैक्टोरियल होगा, और यहां पे आएगा g1 रेज्ड टू पावर n1, g2 रेज्ड टू पावर n2 और g3 रेज्ड टू पावर n3 सो ऑन। मींस यहां पे जब मल्टीप्लाई करोगे सभी के लिए तो ये वाली टर्म जो है वो n-1, ये और ये जो है वो कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ n1 और n2 रहेगा, और लास्ट में ये n आएगा, और g1 g2 gk सभी के लिए जो मल्टीप्लाई होकर के यहां पे आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो यहां पे ये वाली जो टर्म है हमारे पास कि ये जो लिखा है मैंने n माइनस n1 माइनस n2 माइनस n3 माइनस nk फैक्टोरियल, ये हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं n यहां पे माइनस और n1 प्लस n2 माइनस कॉमन ले लिया, सो ऑन nk। तो इन सभी को यदि आप ऐड करोगे तो ये क्या आ जाएगा, n के बराबर, और n माइनस n क्या हो जाएगा, 0। तो इसका फैक्टोरियल था तो ये क्या आएगा, 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल क्या होता है, 1। तो ये वाली जो टर्म है यहां पे इसकी वैल्यू जो है वो 1 आ जाएगी। जब ये वैल्यू 1 आ जाएगी तो हमारे पास जो W है उसकी वैल्यू आएगी n फैक्टोरियल अपॉन, नीचे जो है हमारे पास ये n1 n2 n3 ये वाली टर्म है, इसको हम जो है इस तरीके से लिख लेते हैं, चलो ऐसे लिख लेते हैं, n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल nk फैक्टोरियल, ये वाला 1 हो जाएगा, और साथ में रह गया g1 रेज्ड टू पावर n1, g2 रेज्ड टू पावर n2, g3 रेज्ड टू पावर n3 और gk रेज्ड टू पावर n। और इसको यदि हम थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं n फैक्टोरियल, एक हम सिंबल लगाते हैं ऐसे पाई, जैसे आप सिग्मा का सिंबल यूज करते थे, सिग्मा का सिंबल यूज होता है सम के लिए, और ये जो पाई है ये मल्टीप्लाई को शो करता है। तो जो ऊपर वाली g1 वाली टर्म्स हैं उसको हम सिंपली एक एक्सप्रेशन से लिख सकते हैं gi रेज टू पावर ni, और नीचे वाली जो n वाली टर्म्स हैं इनको हम लिख सकते हैं ni
फैक्टोरियल। तो यहां से जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स हैं उनकी यदि हम बात करना चाहें कि जो k कप पार्टिकल्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे थे n पार्टिकल्स को k कंपार्टमेंट में, तो जो टोटल नंबर ऑफ वेज बनेंगे जिसको आप थर्मोडायनिक प्रोबेबिलिटी कहते हैं W, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं n फैक्टोरियल, और ये आ गया पाई, I goes from 1 to n, it is gi upon ni अपॉन ni फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला है जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ n पार्टिकल्स को k कंपार्टमेंट ऑफ अनइक्वल साइज में डिस्ट्रीब्यूट करने में हमारी जो है वो हेल्प करता है। आगे की जो भी कैलकुलेशन होगी वो इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड होगी, तो आप इसकी जो सिंपल डेरिवेशन है उसको ठीक से समझ लें। तो आज के लेक्चर में हमने n पार्टिकल्स को k कंपार्टमेंट्स जो कि अनइक्वल साइज हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के बारे में जो है वो डिस्कस किया। आई होप आपको ये मेरा लेक्चर जो है वो अच्छा लगा होगा। तो इस लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें, और मेरा चैनल जो कि डॉक्टर एच पाल के नाम से है उसको आप सब्सक्राइब करें।